हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ दी वैचेट फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में, जिसमें मैं आपको इस फिल्म के पूरे प्लॉट की स्टोरी भी बताने वाला हूँ और हाँ, फिल्म के मॉन्स्टर की एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि फिल्म कुछ पॉइंट पर आकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी खासी टाइम पास फिल्म है जिसे आपको डेफिनेटली एक बार तो देखना ही चाहिए। तो फिल्म के प्लॉट की डिटेल डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी क्विक रिमाइंडर, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ, कि अगर आपको मेरा ये काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, फिल्म को काफी आसानी से समझने के लिए शुरुआत करते हैं फिल्म के लीड कैरेक्टर बेन से, जिसे अब कुछ दिन अपने पिता के साथ में जाकर रहना है, जहां बस से ट्रैवलिंग करते वक्त हमें ये दिखाया जाता है कि उसके हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ है, जिस पर एन और बी देखकर एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। उसके बाद वो अपने टाउन में पहुंचता है, जहाँ पर पहले वो एक गैस स्टेशन जाता है और वहाँ से कुछ कैंडीज चुराता है, क्योंकि स्टोर का ओनर फिशिंग के लिए गया होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ओनर का डॉग उसे बिना पैसे दिए वहाँ से जाने नहीं देता, और बेन अब इस छोटे से टाउन में आकर अपने पिता के पास थोड़ा सा अपसेट है, क्योंकि यहाँ की लाइफ उसके हिसाब से नहीं है। जैसे कि उसके पिता के घर में कोई एलईडी नहीं है और ना ही शहर में घूमने के लिए कोई अच्छी जगह। बट फिर भी यहाँ पर बेन की फ्रेंडशिप मॉलरी नाम के कैरेक्टर से होती है, जिसकी एक छोटी बहन लिली भी है, और मॉलरी उसी डॉग पर काम करती है जहाँ की देखरेख की जिम्मेदारी बेन के पिता लिम पर है। और हाँ, इस फिल्म में हमें कुछ बुली टीनेजर्स भी दिखाए गए हैं, जो बीच बीच में सिर्फ बेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं और बाद में ऐसे ही गायब हो जाते हैं। यानी उन कैरेक्टर्स का फिल्म में ज्यादा काम है नहीं, इसलिए उन सबके बारे में भी बात करके कोई मतलब बनने वाला भी नहीं है। तो आते हैं फिर से फिल्म की स्टोरी पर, जहाँ पर कहीं ना कहीं मॉलरी बेन को पसंद करने लगी है, और हाँ, वो डॉग पर बच्चों को बोटिंग भी सिखाती है और स्विमिंग भी। और फिल्म में हम बार बार बेन को देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने मॉम की टच में है और उनसे अपनी हर बात शेयर करता रहता है। और इस छोटे से टाउन में आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता का अफेयर सारा नाम की औरत से भी चल रहा है, जिससे बेन को यह अंदाजा हो जाता है कि जल्द ही उसके पिता और उसकी मॉम अलग हो जाएगी, क्योंकि बेन ने ये चीज नोटिस तब भी की थी जब उसने फ्रिज पर मैग्नेट से लगा हुआ एक फोटो देखा था अपने पिता के साथ, जिसमें उसके पिता ने उसकी मॉम को पिक्चर से हटा दिया था। और अब इससे बेन को और भी ज्यादा धक्का लगा है, और कहीं ना कहीं बेन सारा से नफरत भी करता है। इसके अलावा हम ये तक देखते हैं कि बेन जब मॉली की बुलाई हुई पार्टी में जाता है तो नशे में होने के कारण वो पहले मॉली को किस करने वाला होता है, जो कि वो कर नहीं पाता वॉमिट की वजह से, जिसके बाद वहीं पर एक दूसरी लड़की आकर उसे अट्रैक्ट करती है और पूल में आने के लिए कहती है, जो कि अगेन उसके साथ फिर से बुली किया जा रहा है। बट ये चीज मॉर्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो उससे बात नहीं करती। बट जैसे तैसे बेन मॉर्ली को मना लेता है चॉकलेट्स देकर, और दोनों की फ्रेंडशिप फिर से हो जाती है। और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि बेन कभी कभी पड़ोसियों के घर में भी झांकता है कि उनके घर में चल क्या रहा है, क्योंकि जो नेबर्स बेन के पिता के नेबर है उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर तो लोग छुट्टियों के वक्त ही आते हैं और छुट्टियां खत्म होते के साथ में ही यहाँ से चले भी जाते हैं। बट फिर भी बेन पता लगाता है कि उनके नेबर में एबी नाम की औरत अपने हस्बैंड टे और उनके 2 बच्चों के साथ में रहती है, जिनमें से बड़े बच्चे का नाम है डीलन। तो यहाँ तक फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बट बात करें फिल्म के स्टार्ट की, तो एडिटर ने यहाँ पर हमें फिल्म के साथ ग्रिप रखने के लिए ही एक सीन दिखाया, जो कि लगभग 35 साल पुराना था, जिसका फिल्म में आगे चलकर कोई जिक्र भी नहीं आता। यानी ये सीन बस ऐसी ही फिल्म में डाल दिया गया था, ताकि लोगों को ये पता रहे कि 35 साल पहले से भी इस टाउन में एक क्रिएचर रहती है, जो ज्यादातर तो बच्चों को ही खाती है। और ऐसा ही कुछ उस सीन के स्टार्ट में हम तब देखते हैं, जब एक बेबी सिटर किसी के घर पर बच्ची को ध्यान देने के लिए आती है, जो बच्ची उसे मिलती नहीं, जिसके बाद वो कुछ आवाज सुनती है बेसमेंट में, जहाँ पर जाने के बाद वो अपनी आंखों से देखती है कि वही माँ अपनी खुद की बेटी को खा रही है। जिसके बाद वो बेबी सिटर वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है, तो घर का ओनर बेसमेंट के डोर को बंद कर देता है। और फिर हमें फिल्म दिखाई जाती है प्रेजेंट में, जिस प्रेजेंट में बेन शायद पानी के अंदर डूब रहा है या फिर उसे कोई डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। और फिर यहाँ से फिल्म प्रेजेंट से 5 दिन पीछे जाती है कि बेन इतनी बुरी सिचुएशन में फंसा कैसे, और वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई बेन के साथ होती है। तो अब ट्विस्ट के लिए आते हैं उनकी नेबर एबी पर, जो अपने बच्चे डिलन के साथ जंगल में घूमने के लिए जाती है। डिलन के पास यहाँ पर एक कैमरा भी है, जिससे वो इन वुड्स की फोटो ले रहा है। और इसी बीच डिलन पहुंच जाता है एक अननोन ट्री के पास, जिस ट्री से अंदर जाने तक का भी रास्ता है, यानी एक केव। और उस केव में से डेलन को उसकी मॉम की आवाज आती है, क्योंकि डेलन की मॉम बात करते करते आगे निकल जाती है, और डेलन वुड्स में फोटो खींचते खींचते एक ट्री के पास पहुंचता है, जिस पर एक सिंबल बना होता है, और तभी उससे नजर वही ट्री आता है। बट वो जो कोई भी होती है वो डेलन को ट्रैप नहीं कर पाती, क्योंकि उसी टाइम पर डेलन की मॉम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। और इसी बीच हमें उस ट्री के अंदर से बाहर आते हुए किसी क्रिएचर का हाथ भी दिखता है। फिल्म यहाँ से सीधे शहर की तरफ दिखाई जाती है, यानी एबी के घर पर, जहाँ
पर आने से पहले उन्होंने एक बग का एक्सीडेंट कर दिया और इतने अच्छे मीट को एबी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उस बग को अपने साथ ले आई ताकि बाद में वो उसे पकाकर खा सके, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन से शिकार करना सिखाया है और ये भी कि किस तरीके से शिकार के बाद जानवरों को पकाकर खाया जाता है। बट ये चीज एबी के हस्बैंड टै को पसंद नहीं आती, लेकिन एबी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिस कॉन्फिडेंस से वो उस बग को कट करने के लिए जाती है, जिसके पेट को काटते के साथ में ही उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है, यानी बग पूरी तरीके से सड़ गया है। जिसके बाद उस बग को वैसे ही छोड़ दिया जाता है और फिर रात के टाइम पर बेन वही कर रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, यानी नेबर्स के घर में झांकना। और दूसरी तरफ आ जाए उस मरे हुए बग पर, तो हम नोटिस करते हैं कि उस बग के अंदर से वही क्रिएचर बाहर निकल कर आ रही है जिसे पहले डिलन ने उस ट्री की छोटी सी केव में देखा था। तब वो क्रिएचर वहाँ से सीधे एबी के बेसमेंट में जाकर घुस जाती है, जहाँ पर बेन उसे ढूंढते हुए पहुँचता है, क्योंकि रात के वक्त वो क्रिएचर सबसे पहले बेन के घर में ही जाती है और ये पॉइंट आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। जिसके बाद बेन जैसे ही उस क्रिएचर को देखने जाता है तो उस घर का ओनर टैब बाहर निकलकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। और सुबह के वक्त बेन जब फिर से अपने पिता के ऑफिस जा रहा होता है तो वो देखता है कि डेलिन बाहर अपने घर के गार्डन में खेल रहा है, जहाँ पर वो उसे यही एडवाइस देता है कि वो उस बेसमेंट के अंदर ना जाए। जिसके बाद हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब एबी वहाँ पर पहुँचती है अपने बेसमेंट की, तो वो नोटिस करती है कि गार्डन के सारे फूल मुरझा गए हैं, मानो जैसे काला साया उनके घर पर आ गया है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि बोटिंग और स्विमिंग के लिए उस डॉग पर डेलिन भी आता है। तो अब आ जाते हैं एबी पर, जिसके सबसे छोटे बच्चे पर अब उस क्रिएचर ने अपनी नजर गड़ा रखी है, जहाँ एक रात वो क्रिएचर पहले तो एबी के उस छोटे बच्चे को परेशान करती है और उसके बाद किसी न किसी तरीके से वह एबी पर अपनी पकड़ बना लेती है। तब जब एबी अपने बच्चे के कमरे में आकर ये चेक करती है कि वो ठीक है या नहीं, जो कि वो नहीं होता, क्योंकि हम वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उस क्रिएचर ने बच्चे की जगह काफी सारे वुड्स रख दिए हैं। और जब बेन अपने घर पर पहुंच जाता है तो वो नोटिस करता है कि एबी अपने छोटे बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जा रही है, बट जैसे ही वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो उसके पिता उसे आकर रोक देते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि वो पूरी रात कहाँ था, क्योंकि वो उनके कॉल का आंसर नहीं दे रहा था। और यहीं पर जब बेन घर में आकर बैठता है तो हम घर में टोटल 4 प्लेट्स देखते हैं, जबकि घर में रहने वाले सिर्फ 3 ही है, यानी बेन के पिता और उनकी गर्लफ्रेंड, जो उस वक्त भी वहाँ पर होती है। बट बेन के बर्ताव से सारा वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह बेन उन लड़कों को मजा चखाने के लिए उसकी बोट में काफी सारे कचरे फेंक देता है, जिसकी उसे आगे काफी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। खैर, तो अब आ जाए एबी पर, तो एबी अपना अगला शिकार अपने बड़े बेटे डोलिन को बनाएगी, जिसके लिए उसे एक अच्छा टाइम चाहिए, क्योंकि घर में उसका हस्बैंड टै भी रहता है, जो पहले तो अपने छोटे बेटे की बहुत ज्यादा केयर करता था, बट सडनली उस फैमिली में अब बस 3 ही मेंबर बचे हुए हैं, यानी छोटे बच्चे की अब किसी कोई परवाह नहीं। और डेलिन को अपनी माँ से अब डर लगने लगा है, क्योंकि जब उसके पिता घर पर नहीं होते तो अपनी मॉम को काफी वियर्ड पोजीशन में पाता है, वो भी पूरे नेकेड, जिसकी वजह से वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। और रात के वक्त जब काम से बेन घर पर जाने के लिए निकलता है तो सैरा उसे छोड़ती है, जहाँ घर पर आते के साथ में उसे यह एहसास हो जाता है कि घर पर कोई और भी है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डेलिन ही होता है, जो बेन के बेडरूम में छुपा हुआ है, क्योंकि वो अपनी मॉम से डरने लगा है। जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसकी माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है अपने बेटे को लेने के लिए। और पहले जैसे हमने एबी को देखा था, एबी अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही, यानी उसका पहनावा पूरी तरीके से बदल गया है, यहाँ तक कि उसके बोलने का टोन भी, जहाँ पर आकर वो सीधे सीधे बेन को धमकी देती है कि वो उसके बेटे को बाहर निकाले वरना वो उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देगी। और इसी के साथ वो बेन को बेवकूफ बच्चा भी कहती है। जिसके बाद वहाँ पर एबी का हस्बैंड आ जाता है और डेलन अपने पिता की आवाज सुनकर घर से नीचे उतर कर आ जाता है और अपने पिता के साथ फिर से घर पर चला जाता है। बट एबी ने यहाँ पर अब बेन पर नजर रखी है, मानो जैसे वो उसे छोड़ेगी नहीं। और उसी रात हम एबी को देखते हैं कि उसका बर्ताव बहुत ज्यादा बदल चुका है और उसकी पीठ पूरी तरीके से सड़ी हुई है। जिसके बाद अगली सुबह जब बेन फिर से अपने काम पर पहुंचता है तो वहाँ पर मॉलरी आकर उसे ये बताती है कि आज डोलिन कोर्स के लिए आया नहीं। और टाइम ना वेस्ट करते हुए बेन सीधे डोलिन से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचते के साथ में ही डोलिन के पिता टाई वहाँ पर आते हैं, जो बेन को इतना अजीब जवाब देते हैं जिसे सुनकर बेन शॉक्ड हो जाता है। और टाई की जबान में टाई उसे ये कहते हैं कि उनका कोई बेटा है ही नहीं और वो नहीं जानते कि वो किस डोलिन के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद बेन वहाँ पर एक सिंबल नोटिस करता है, जो कि एक एच सिंबल है, जिसकी फोटो क्लिक कर वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है कि ये सब चल क्या रहा है। और उसके बाद वहाँ पर उसे काफी सारी डिटेल्स मिलती है और ये भी पता चलता है कि एबी ऐसी क्यों है। वेल, तो एबी पर जिस किसी भी क्रिएचर ने काबू किया है, उस क्रिएचर का इस फिल्म में सिंपल सा नाम रखा गया है मदर ऑफ डार्क, जो पैदा रूट्स, रॉक और ट्री से होती है। और यही नहीं, इस क्रिएचर को मदर गॉडेस भी कहा जाता है, जो कि एंशिएंट यूरोप से बिलोंग करती है। यानी बेसिकली ये एक मॉन्स्टर है जो बच्चों को खाकर अपनी प्यास बुझाता है। और अगर असल में ऐसे किसी कैरेक्टर को सर्च किया जाए तो इस टाइप के मॉन्स्टर को वूहॉक कहा जाता है, जो सीधे सीधे एक मिथ क्रिएचर है जो हमारी दुनिया में इंसानों के शरीर में घुसकर रहता है, वो भी उनकी सोल को खाकर, जो शायद इस फिल्म में उस मॉन्स्टर ने भी एबी के साथ किया होगा। जिसके बाद उस क्रिएचर ने एबी की स्किन खुद पर चढ़ा ली ताकि वो एबी जैसा दिखे। लेकिन ये क्रिएचर किसी के भी शरीर में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, क्योंकि पहले ही इस क्रिएचर यानी मॉन्स्टर ने उस शख्स की आत्मा खा ली है। जिसके बाद वो शरीर मर गया है, जिससे कि वो शरीर सड़ता है। और फिल्म में भी हमें
हमें ऐसा ही देखने मिलता है, जिसमें एबी के शरीर की भी स्किन सड़ती चली जा रही है, जिसे नोटिस उस क्रिएचर ने कर लिया है। बट उसमें फिलहाल तो अभी थोड़ा टाइम है। इसलिए आते हैं फिल्म के उस प्लॉट पर, जहाँ पर बेन को अब ये पता लग गया है कि वो क्रिएचर एबी के शरीर में घुसी हुई है और अब बेन ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि बेन ने सारी की सारी सिचुएशन को मॉली को भी समझाया है, जिस पर मॉली को फिलहाल तो भरोसा नहीं है। और इसी बीच बेन ये भी नोटिस करता है कि वो बार बार बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर बेन मॉली को जाने के लिए कहता है, बट मॉली ऐसा नहीं करती और एक नोट पर कुछ लिख कर उसके घर में डाल देती है, जो टाई के हाथ लग जाता है। जिसके बाद टाई उसी बेसमेंट को खोलने के लिए चला जाता है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ होता है कि वो जाकर अपना बेसमेंट चेक करे। बट ऐसा कुछ हो उससे पहले ही टाई के सामने उसकी वाइफ भी आ जाती है, जो उसके कानों में आकर कुछ कहती है और टाई सब कुछ भूल जाता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो उस क्रिएचर के पास लोगों को भुला देने तक की शक्ति है। और दूसरी तरफ आ जाए डॉक पर, तो डॉक में बच्चों की सभी लगी हुई तस्वीरों में मॉर्ली और उसकी बहन की तस्वीर गायब है, जो बाद में बेन को मिलती है। लेकिन बेन उससे पहले ये चेक करता है कि मॉली ने सुबह के वक्त कचरे के डब्बे में उस प्लास्टिक बैग को क्यों डाला था, जिसे खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उस प्लास्टिक बैग में एबी के दोनों बच्चों की तस्वीरें हैं और काफी सारे प्रूफ्स भी, जिनके बारे में अब टाई को बिल्कुल भी नहीं पता। और सुबह के वक्त भी बेन ये नोटिस करता है कि टाई काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं एबी के उस पॉइंट पर, जहाँ पर उसके शरीर की सारी स्किन सड़ रही है। और दूसरी तरफ बेन भी खुद को प्रिपेयर रख रहा है ताकि वो क्रिएचर उसके घर पर ना आए। इसलिए उसे उसकी वीकनेस भी पता है, जो कि सॉल्ट है, जिसे वो लेकर अपने पूरे घर के बाहर लॉन में डाल देता है, ताकि वो क्रिएचर उसके घर के अंदर ना आ पाए। और फिर बेन की नजर एबी पर पड़ती है, जो उसके घर के बाहर आती है, जिसे देखकर वो घर के अंदर चला जाता है और दरवाजे के नीचे से वो कुछ कागज अंदर डालकर चली जाती है, वही कागज जो मॉली ने उसके घर में डाला था। जिसके बाद बेन डिसाइड करता है कि वो अब उस बेसमेंट के अंदर जाएगा, ताकि वो देखे कि अंदर है क्या। जहाँ पर जाते के साथ में ही उसे सबसे पहली तस्वीर एबी के परिवार की मिलती है, जिसमें उसने अपने हस्बैंड की तस्वीर को स्क्रैच कर रखा है। और बेन यहाँ पर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पुलिस को कॉल करता है और उन्हें मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कहता है। बट इसी बीच उसकी नजर मॉर्ली की तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें से उस क्रिएचर ने अब मॉर्ली और उसकी मॉम को स्क्रैच कर रखा है। यानी उसका अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि मॉर्ली की छोटी बहन ली है, जिसे इन्फॉर्म करने के लिए बेन मॉर्ली को कॉल भी करता है, जिसके रिस्पॉन्स में मॉर्ली उसे यही कहती है कि उसकी कोई भी ऐसी छोटी बहन है नहीं लिली नाम की। यानी देखा जाए तो उस क्रिएचर ने अपना काम कर दिया है और अब बेन को किसी न किसी तरीके से अपने डॉग पर पहुंचना है उसकी फादर की दी हुई साइकिल से, जिसे पहले तो वो लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास लाइसेंस है और उसे इस बाईसाइकिल की जरूरत नहीं। बट अब वही बाईसाइकिल उसकी मदद भी कर रही है उसे डॉग तक पहुंचाने में, जहाँ पहुंचने से पहले एबी अपने साथ लिली को ले जाती है, जिसे ले जाते हुए बेन देख लेता है कि वो लोग एक वुड की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही बेन उनकी तरफ भागता है तो रेज बीच में आकर उसे मारता है, यानी वही बुली लड़का जिसकी बोट पर उसने कचरा डाला था। और देखते ही देखते एबी लिली को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। बट कहीं ना कहीं सहरा वहाँ पर पहुंचकर उस झगड़े को शांत करवा देती है, जिसके बाद बेन वहाँ से सीधे वुड की तरफ भागता है और सीधे पहुंच जाता है उस ट्री पर, जहाँ पर वो क्रिएचर लिली को अपने साथ उस ट्री के अंदर ले जा रही है। जिसमें पहले तो बेन लिली का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, बट इसी बीच उसका हाथ छूट जाता है लिली से और वो पत्थरों पर टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और आँख खुलने पर वो खुद को उसी वुड में पाता है, जहाँ से निकलकर वो फिर अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले भी आए हुए हैं। और बाहर की तरफ टाई बस उसे घूर रहा है। घर में बेन के पिता बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि बेन पर यहाँ पर चार्जेस नेबर के घर में जबरदस्ती घुसने के हैं और यहाँ तक कि डॉग पर फाइट करने के भी, जिसके बारे में सहरा ने सब कुछ उसके पिता को बता दिया है। और अब उसके पिता उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, जहाँ पर बेन अपने पिता को यही कहता है कि वो एक बार जाकर बेसमेंट में देखे कि एबी ने क्या क्या छुपा रखा है और किस तरीके से उसने अपने ही बच्चे को मार दिया, जिस पर ऑब्वियसली उसके पिता बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और फिर किचन में जब बेन जाकर खड़ा रहता है तो सहरा आकर उसे समझाती है, जहाँ पर बेन ये नोटिस करता है कि सहरा का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि सहरा कभी भी अपनी कॉफी में दूध डालकर नहीं पीती, बट वहाँ पर वो ऐसा करती है। और यहाँ तक कि बगल में ही रखा हुए फ्लावर्स पूरी तरीके से मुरझा जाते हैं, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब उस क्रिएचर ने सहरा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। जिसके बाद सहरा बेन को वहाँ पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी हाथापाई में बेन सहरा को जख्मी कर देता है और एक तरीके से अपने पिता के ट्रस्ट को भी खो देता है। जिसके बाद पुलिस उसे उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर जाने से पहले सहरा एक ऑफिसर के कान में कुछ कहती है। और जाने से पहले बेन अपने पिता को यही बार बार कहता रहता है कि वो एक बार जाकर उस बेसमेंट में देखे और अपने बेटे की बात पर भरोसा करे, जिस पर अभी भी उन्हें ट्रस्ट नहीं। और दूसरी तरफ बेन को वो पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक लेक साइड ले गया है, जहाँ पर वो उसे डुबाकर मार देगा। बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उसी लेक पर वो डॉग पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है, जिससे बाद में वो पुलिस ऑफिसर गोली मार देता है। बट घबराने की बात नहीं, क्योंकि उस कुत्ते को कुछ नहीं होता, जो हमें एंड में उसके ओनर के साथ काफी रिलैक्स होकर बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो आते हैं फिर से टॉपिक पर, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो कर क्या रहा है, इसीलिए वो खुद को ही वहाँ पर मार लेता है बिना बेन को मारे। और दूसरी तरफ बेन के पिता को इतनी ज्यादा चिंता है अपने बेटे की कि वो सहरा के कहने पर नहीं रुकता और सीधे बेसमेंट चला जाता है, जहाँ पर जाने से पहले सहरा उसे किस कर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसके कान में कहकर उसे भुलाने की भी कोशिश करती है, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है, क्योंकि बेन के पिता काफी
तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं बेसमेंट में, जहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि टाई ने सारी की सारी चीजों को वहाँ से हटा दिया। बट फिर भी बेन के पिता ये नोटिस करते हैं कि टाई अब वहाँ से कहीं और ही जा रहा है, जहाँ पर वो उसका पीछा करते हैं, जो वहाँ से सीधे गैराज जाता है जिसमें उसने सारी की सारी चीजों को शिफ्ट कर दिया है, यानी वही सभी की तस्वीरें जिसे उस क्रिएचर ने अपना शिकार बनाया है। और बेन के पिता वहाँ पर टाई को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखते हैं और एबी के शरीर को पूरा फटा हुआ, मानो जैसे उसी क्रिएचर ने उसे फाड़कर खुद को शरीर से निकाल लिया। और अब बेन के पिता कुछ करे उससे पहले ही सैरा वहाँ पर डियर का मास्क पहने आ जाती है और नाइफ से बेन के पिता को स्टैब कर देती है, जिससे बेन के पिता उन सारी की सारी लकड़ियों की बनी हुई चीजों को नीचे गिरा देते हैं और कैंडल से उस जगह पर आग लग जाती है, जो धीरे धीरे उस पूरे गैरेज को ही जला देती है। और किसी न किसी तरीके से बेन के पिता खुद को बचाते हुए वहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, बट सैरा उनका पीछा करती है और एक पॉइंट पर जब वो उन्हें मारने वाली होती है तो बेन वहाँ पर पहुंच जाता है। बट हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि सैरा, जो कि अब वो क्रिएचर बन चुकी है, तो वो उसी के शरीर में से अपना दूसरा हाथ भी बाहर निकालती है बेन के पिता को मारने के लिए। बट बेन के पहुंचने से सिचुएशन ठीक हो जाती है क्योंकि बेन के पास अब एक गन भी है जो उसने उसी पुलिस वाले से ली थी। बट जाने से पहले हमें यहाँ पर एक मेजर ट्विस्ट देखने मिलता है क्योंकि जब उस पूरे गैरेज में आग लगती है तो सारी की सारी तस्वीरें जलती है, जिसके जलते के साथ में ही सभी को सब कुछ याद आने लगता है। जैसे कि मॉली को अपनी बहन के बारे में याद आता है, जिससे वो कॉल कर बेन को पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है, और बेन का जवाब यही रहता है कि वो क्रिएचर उसकी बहन को अपने साथ ले गई थी, जो शायद हो सकता है कि अब मारी गई हो। और वहीं बेन ये भी बताता है कि उस क्रिएचर ने अपने साथ उसके छोटे भाई नेथन को भी ले गई है। जी हाँ, बेन का छोटा भाई, जो पूरी फिल्म में स्टार्ट से ही था। और जो साइकिल बेन के पिता बेन को दे रहे थे वो एक्चुअल में बेन की नहीं बल्कि नेथन की साइकिल थी। बट बेन को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था अपने छोटे भाई के बारे में, क्योंकि बस में भी बेन का भाई उसके साथ था और टेबल पर खाना खाते वक्त और हर बार वो अपने भाई के साथ बैठकर अपने मॉम डैड की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता कि डिवोर्स के बाद उन लोगों का क्या होगा। और जब वो क्रिएचर पहली बार एबी के थ्रू बेन के घर पर सबसे पहले पहुंची थी तो उसने वहाँ पर सबसे पहले पहुंचकर बेन की मेमोरी को मिटा दिया था कि उसका एक छोटा भाई भी है। बट उसके पिता को सारी की सारी चीजें याद थी अपने छोटे बेटे से रिलेटेड, इसलिए जब भी वो अपने छोटे बेटे की बात करते तो बेन को उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमें भी वहाँ पर एक हिसाब से डिस्ट्रैक्ट ही किया गया है, क्योंकि पूरी फिल्म को हमने बेन की नजरों से देखा था। और ये ट्विस्ट जो फिल्म के एंड में डाला गया है, सच में ये बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। और यही नहीं, नेथन ही वो शख्स था जो डॉलिन से बहुत ज्यादा कनेक्ट था, जिसकी वजह से डॉलिन सीधे भागकर नेथन से मिलने आ गया था। जिसके बाद एबी वहाँ पर बेन और नेथन दोनों को धमकी देती है और अब प्रेजेंट में बेन को अपने भाई को बचाना है, जो उसी ट्री के रास्ते उसे ले गई है, यानी एक केव में, जहाँ पर मॉली भी उसके साथ आती है, जिसे वो यही कहता है कि वो एक सर्कल बनाए पूरे सॉल्ट से और उसके निकलते ही इस ट्री में आग लगा दे, जिसका वो वेट करती है। और अंदर की तरफ बेन जाकर ये देखता है कि वो क्रिएचर अपने असली रूप में है जो डॉलिन को खा रही है, यानी डॉलिन मारा गया। बट किसी न किसी तरीके से बेन को उसका भाई नेथन मिल जाता है, जिसे लेकर वह वहाँ से बाहर निकलने के लिए निकल पड़ा है, जहाँ पर बीच बीच में वो क्रिएचर आकर उसे रोकती है, बट किसी न किसी तरीके से उसे छुड़ाकर सिचुएशन से बच जाता है। और एक पॉइंट पर आकर वो केव के बड़े गड्ढे में भी गिरता है, क्योंकि गन्स उसकी मदद नहीं कर पाती और बेन का छोटा भाई उस ट्री से बाहर निकल जाता है। बट बेन को यहाँ पर मॉली की बहन लिली बिल्कुल ठीक मिलती है, जो बस बेहोश है, जिसे वो रूट से आजाद करवाता है, ठीक अपने भाई की तरह, और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। बट वो क्रिएचर पीछे से आकर बेन पर हमला करती है और डॉलिन का वही कैमरा लिली यहाँ पर फ्लैशलाइट की मदद से यूज करती है और इस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं उस ट्री से बाहर। बट किसी न किसी तरीके से वो क्रिएचर बेन को पकड़कर उस ट्री से बाहर आने लगती है और बेन को अंदर खींचने की भी कोशिश करती है। और इसी बीच बेन के पिता भी उस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं और कार से सीधे उस क्रिएचर को टक्कर मारते हैं और सीधे उस ट्री को ब्लॉक कर देते हैं, यानी ट्री के उस होल को। और फिर फिल्म शायद अगले दिन या फिर कुछ दिन बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर मॉली से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पड़ोसियों को लेकर, जिसके बाद मॉली से ये भी पूछा जाता है कि उसी ने उस ट्री को जलाया था जंगल में, जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। बट फ्लैशबैक के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उस ट्री को आग लग गई थी, वो भी उस कार के क्रैश होने की वजह से। तो एक टाइम पर तो हमें ऐसा लगता है कि मॉली ये सब अपना पास भुलाने के लिए कर रही है, क्योंकि उन्हें फिर से इसी मुसीबत में नहीं फंसना। और दूसरी तरफ बेन के पिता बेन और अपने छोटे बेटे को उसकी मॉम के पास छोड़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें अब उसकी आंट भी उसका साथ दे रही है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मॉली से मिलता है, उसे किस करता है और बदले में मॉली उसे यही कहती है कि उसे भूल मत जाना। जिसके बाद कार में जाते वक्त बेन ये नोटिस करता है कि उसे जो फ्लावर दिया गया था वो एक्चुअल में फेक फ्लावर था और अब मॉली बाकी बच्चों के साथ बोट में बिल्कुल अकेली है। और हम उसके उस इविल लुक को देखते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से उस क्रिएचर ने मॉली के शरीर पर भी कब्जा कर लिया और अब इस टाउन में वो क्रिएचर अब भी जिंदा है। या फिर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, ये बस बेन का एक वहम है। बट अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस फिल्म में टोटल 2 क्रिएचर्स है। जी हाँ, एक जो सैरा के शरीर में होती है, जहाँ से वो ऑफिस में पहुंचकर पहले अपने अगले टारगेट को ढूंढती है, जो कि मॉली की बहन सैरा होती है और वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमें गैबी दिखाई जाती है, जिसका शरीर पूरी तरीके से सड़ रहा था, बट वो उस टाइम तक उस शरीर से बाहर नहीं निकली थी। और हाँ, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये क्रिएचर सिर्फ औरतों के शरीर पर ही कब्जा
कब्जा करती है, ना कि आदमियों के। इसीलिए वो क्रिएचर जब सबसे पहले बेन के घर में घुसती है तो वहाँ पर उसे कोई भी औरत नहीं मिलती, जिसके कारण से वो सीधे गैबी के एक बेसमेंट में चली जाती है और अगले दिन गैबी के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और उस क्रिएचर के पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स तो है नहीं, जहाँ से वो सारा के शरीर को छोड़कर सीधे उस वुड में पहुंच जाए नेथन को लेकर, क्योंकि उसने ये काम बहुत पहले ही कर दिया था, तब जब बेन को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। और देखा जाए तो सारा यहाँ पर शायद अपने दूसरी किसी शिकार को ढूंढने के चक्कर में लगी थी, जिस प्लान को बेन ने फेल कर दिया। और शायद वो क्रिएचर सारा के शरीर से निकलकर वुड में गई, जहाँ पर उसने मॉडली के शरीर को अपना बना लिया। तो ऐसा कुछ हो सकता है, और ये भी कि शायद ऐसे और भी काफी सारे क्रिएचर्स होंगे जिन्हें फिल्म में शायद 2 या 3 ही दिखाया गया है, जो कि एक फ्लैशबैक में थी और बाकी 2 प्रेजेंट में। खैर, तो ये थी फिल्म दी वैचर की पूरी कहानी। अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रख सकूं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक और बेल बटन को क्लिक करना तो बनता ही है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।